नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपने विषय पर। हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में पूर्ण विराम हो गया था, अल्प विराम हो गया था और विराम चिन्ह का वर्गीकरण किए थे, उनकी संख्या आदि को जाने थे। इसके बारे में आपको हमारे चैनल में जानकारी दे दें कि कुछ अव्यवस्थाएं थी जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हम रेगुलर आपको क्लासेस देते रहेंगे। तो आज हम आगे उसी क्रम में बढ़ते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो विराम चिन्ह की बात करें तो आज चौथी क्लास है विराम चिन्ह की, जिनमें हम पढ़ेंगे अर्ध विराम। देखिए, इतनी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, हम आपको थोड़ा गहराई में लेकर चलेंगे। बड़े उपयोगी होगी ये क्लास आप सभी के लिए। विराम चिन्ह की जहाँ बात करेंगे वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध का अर्थ होता है आधा। अर्ध का अर्थ होता है आधा। तो आधा, पहले इसके लिखावट पर देखेंगे कि ये लिखा कैसे जाता है। कभी कभी आपको ये जो अर्ध लिखा है ये ऐसे मिलता है, अर्ध। ठीक, तो शुद्ध रूप ये भी है और ये भी है, लेकिन विद्वानों ने सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया है और आपको ये भी रूप मिलता है अर्ध में। अर्ध का मतलब आधा। कि जब वाक्यों को पढ़ते समय, लिखते समय, विचार को व्यक्त करते समय जब अर्ध विराम की आवश्यकता पड़े तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगा करके अपनी विरामावस्था को प्रकट करते हैं। अब बात है कि अर्ध विराम क्या होता है या कितनी ज़रूरत पड़ती है वहाँ रुकने के लिए वाक्य में बोलते समय। तो यहाँ लिखा है अपूर्ण विराम से कम। देखिए, अपूर्ण विराम क्या होता है, जिसे उपविराम कहते हैं, जिसे उपविराम कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा रुकने की आवश्यकता पड़ती है पूर्ण विराम में, और से कम, अपूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा। तो अपूर्ण विराम से कम मतलब कि थोड़ी देर के लिए रुकते, लेकिन अपूर्ण विराम में जैसे अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे अगर आप कहते हैं कि अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं जैसे कि कामायनी, पुनर्विचार, पुनर्विचार। देखिए, ये जो लगा है का अपूर्ण विराम है, तो इसमें कहते हैं कि कामायनी, पुनर्विचार। लेकिन उससे क्या है, ये अपूर्ण विराम है, इससे कम मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं रुकना है, और अल्प विराम से ज़्यादा। अल्प विराम का प्रयोग जिसको हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, विराम लेने की आवश्यकता पड़े, वो अल्प विराम होता है। तो ये परिभाषा हो गई कि विराम की आवश्यकता पड़े प्रकट करने के लिए अपने विचारों को या पढ़ते समय, तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ नियम है कि इसको हम कहाँ कहाँ लगाएं। तो पहला नियम है कि संयुक्त वाक्यों के प्रधान उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध ना होने पर तथा विपरीत अर्थ देने पर। अर्थ तो दोनों का एक ही है कि जब संयुक्त वाक्य होगा उसमें प्रधान वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है, तो उसमें क्या है, विशेष संबंध जब नहीं होता है या इन दोनों में विरोध होता है, तब उसको प्रकट करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे है कि सोना बहुमूल्य धातु है पर लोहा का भी कम नहीं। देखिए, अगर यहाँ पर इस उदाहरण में लिखा होता कि सोना बहुमूल्य धातु है, इसलिए वहाँ उसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं या सबके पास नहीं होता है, तब तो अल्प विराम का प्रयोग होता। लेकिन जैसे ही बहुमूल्य बताया गया सोने को और लोहा न उपयोगी होने पर भी इसको भी महत्व मिल गया, तो यहाँ पर परस्पर संबंध भी नहीं है और विरोध हो रहा है दोनों के तत्व में। तो इसलिए क्या हुआ, सोना बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी कम महत्व नहीं। तो यहाँ जैसे उच्चारण करेंगे तो ये होगा ना कि सोना बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी कम महत्व नहीं। तो ये हो गया, इसका प्रयोग हुआ। जैसे कि फलों में आम को श्रेष्ठ फल माना गया है। श्रेष्ठ फल क्या है, आम है, किंतु श्रीनगर में उत्पन्न
फलों की विशेषता और ही है। श्रीनगर मतलब कि जहाँ सेब इत्यादि उत्पन्न होते हैं फल, तो उसको तो हम महत्व नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ महत्व किसको दिया गया है? सेब को, लेकिन विरोध हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी ये जो चिन्ह लगा है ये अर्ध विराम है, यहाँ रुकने की आवश्यकता। जैसे कि फलों में आम को श्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में उत्पन्न फलों की विशेषता और ही है। भले आप फलों में श्रेष्ठ आम को माने, तो यहाँ विरोध उत्पन्न करने के लिए जहाँ पर ये भाव आए वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे अच्छे फल देते हैं। भाई अगर किसी को आप मारेंगे तो आपको वो अच्छा नतीजा देगा नहीं, लेकिन यहाँ विरोध हो रहा है कि जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, हम जिन पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे ही हमको अच्छे फल देते हैं, मतलब कि वे सदाचारी होते हैं, परोपकारी होते हैं पेड़। अब इसका लक्षण अर्थ भी होता है कि जो सज्जन होते हैं भले हम उनके ऊपर दोषारोपण करें, लेकिन वो हमारे ही हित की बात करते हैं, ऐसे पेड़ ही होते हैं। तो यहाँ विरोध उत्पन्न होने पर भी उसको प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। तो अब समझ गए ही होंगे आप इस नियम को। दूसरा नियम है उपवाक्यों पर अधिक जोर देने पर। देखिए आपके मन में विचार आ रहा होगा कि उपवाक्य क्या है, इनका प्रयोग होता है। तो ये वाक्य का विषय है। किसका विषय है? वाक्य का विषय है। हम वाक्य का जब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि वाक्य के क्या अंग होते हैं। उनमें उपवाक्य होते हैं, कुछ आश्रित उपवाक्य होते हैं, प्रधान उपवाक्य होते हैं, उनको जोड़ने वाले होते हैं। जब वाक्य को समझ जाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। तो लेकिन फिर भी यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो उपवाक्य देखिए जैसे लिखा है, जब अधिक जोर देंगे देखिए तब अर्धविराम का प्रयोग होता है कि परिश्रम ही जीवन है। ठीक, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु। तो यहाँ पर क्या है? ये एक उपवाक्य है, ये उपवाक्य, दोनों में जोर पड़ रहा है कि परिश्रम ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु। तो अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। जैसे सदाचार पुण्य है, दुराचार पाप। सदाचार पुण्य है, दुराचार पाप। तो ये यहाँ पर भी क्या किसका प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का। तीसरा नियम है वाक्य में अल्प विराम युक्त वाक्यों को अलग करने में। जैसे एक वाक्य हो उसमें अल्प विराम समझ रहे हैं ना, अल्प विराम जिसे हम कॉमा कहते हैं। कई ये है अल्प विराम, जैसे कि अल्प विराम का प्रयोग कई पद हो और वाक्य हो और संयोजक शब्द वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय इत्यादि जुड़े हों तो उनके पहले लगता है। तो ये नियम हम देख चुके हैं, मतलब ये विराम चिन्ह को। तो अल्प विराम समझ रहे होंगे कि तो कई अल्प विराम जहाँ लगे हों दो वाक्यों में, उनको अलग करने में किसका प्रयोग होता है? अर्धविराम का। देखते हैं, देखिए ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी देखिए एक अल्प विराम, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं, तो इनके बीच में क्या लगा है? अल्प विराम। एक हो गया पात्र है, तो यहाँ देखिए क्या है? दूसरी ओर क्या है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि। देखिए ये पुरुष पात्र का, ये स्त्री पात्र का, दोनों में अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। और तो इन दोनों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं या इनका शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नियम के बाद जैसे ये लिखा है ना, जैसे उदाहरण देते हैं ना, नियम दिए, व्याकरण का नियम है या कुछ चीजें प्रस्तुत करते हैं जो अल्प विराम से युक्त होते हैं, उनको बताने के लिए, उदाहरण देने के लिए उनके पहले जो बताते हैं, जो नियम बताते हैं, जिसका विवरण देते हैं, उस जैसे के पहले किसका प्रयोग होता है? अर्धविराम का। जैसे लिखा है यहाँ पर देखिए कि यहाँ कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, तो उदाहरण में क्या दिए हैं? जैसे। तो इस जैसे के पहले अर्धविराम का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, शुद्ध प्रयोग यही होता है, लेकिन हम प्रयोग क्या करते हैं? जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि वाक्यों पर अधिक जोर देने पर, तो सीधे हमने जैसे नहीं लिखा है। अगर यहाँ जैसे जोर देने पर इसका प्रयोग होता है जैसे, तो वहां अगर कहेंगे तो अर्धविराम का प्रयोग होगा। तो जैसे लिखा अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, मलयालम आदि, तो अल्प विराम लगा है और उसके पहले नियम या उदाहरण का जो नियम है उसको लिखने के बाद जैसे के पहले लगता है। अगला नियम है कई पूर्ण वाक्यों के बीच। देखिए पूर्ण वाक्य होता है,
पूर्ण वाक्य जो प्रधान उपवाक्य होते हैं या फिर सरल वाक्य होते हैं सब पूर्ण होते हैं। तो कई पूर्ण वाक्य हों जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो भी पूर्ण होता है। तो कई सारे पूर्ण वाक्य एक वाक्य में हो और के बीच में जो अंतिम समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो, मतलब कि एक मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य होगा जो कई पूर्ण वाक्य पूर्ण क्या है वाक्य होगा, और दूसरा जो मतलब कि जिस आश्रित उपवाक्य से जुड़ा होगा उसके जैसे ये समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े होंगे, उनके अव्यय से जोड़े जाते हैं, वहां पर क्या है अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे लिखा उदाहरण में कि सूर्य अस्त हुआ, ये पूर्ण वाक्य है। आकाश लाल हुआ, वाराह पोखरों से उठकर घूमने लगे। तो यहाँ पर क्या है ये सब पूर्ण वाक्य हैं, इनको बोलते समय अर्ध विराम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कहें कि सूर्य अस्त हुआ, ठीक, हम बोले तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अर्ध विराम की आवश्यकता पड़ेगी। आकाश लाल हुआ, वाराह पोखरों से उठकर घूमने लगे, मोर अपने रहने के झाड़ों में जा बैठे, हरिण हरियाली पर जाकर सोने लगे, और जंगल में धीरे धीरे। देखिए ये और क्या है समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय है। में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, तो ये क्या है ये समुच्चय बोधक अव्यय देखेंगे वाक्य की दृष्टि से तो यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर देखिए तो अर्ध विराम की आवश्यकता पड़ी इसका वर्णन करने के लिए। और यहाँ ध्यान देने बात ये और है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव चित्रण किया जाता है वहाँ पर अर्ध विराम का नहीं बल्कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, विशेषण विशेष से होता है, तो ये थोड़ा सा अलग है। और यहाँ क्या है संयुक्त वाक्यों में जहाँ विशेष परस्पर संबंध होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, न कि अर्ध विराम का। लेकिन जब विशेष संबंध नहीं रहता है, विरोध होता है, तब अर्ध विराम का प्रयोग होता है, और विशेष संबंध होता है तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये अंतर है इनमें। ये हम अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो पिछली क्लास में आप देखिए वहाँ ये नियम आपको मिल जाएगा। देखिए अब एक नियम और है इसमें कि कई उपवाक्यों के बीच एक उपवाक्य आश्रित रहने पर इसका प्रयोग किया जाता है। कई उपवाक्य, देखिए कई उपवाक्य कहाँ होते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं या कई वाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब कि एक से अधिक संयुक्त मिश्र वाक्य होंगे तो मतलब दो मिश्र वाक्यों को जोड़ने वाले भी संयुक्त वाक्य होते हैं, दो साधारण वाक्यों को जोड़ने वाले भी संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं जिनमें प्रधान वाक्य उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ बात है कि कई उपवाक्य, तो कई उपवाक्य आपको संयुक्त वाक्य में मिलेंगे, तो उनके बीच में एक उपवाक्य आश्रित होगा, मतलब कि एक आश्रित उपवाक्य होगा और कई प्रधान उपवाक्य होंगे, तो उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा अर्ध विराम का। जैसे उदाहरण है कि जब तक हमारे देश में पढ़े लिखे लोग यह न जानने लगेंगे कि, ये प्रधान उपवाक्य हो गया कि लगा है, देश में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये आश्रित उपवाक्य है। शासन में क्या त्रुटियां हैं और किन किन बातों की आवश्यकता है और आवश्यक सुधार किए जाने के लिए आंदोलन न करने लगेंगे तब तक। देखिए ये तब तक जब तक, ये आपको क्या है बता रहा है कि आश्रित उपवाक्य है, ठीक, जब तक और अब तक। तो आश्रित उपवाक्य है देखेंगे तो इसमें कई उपवाक्य हैं, जो बीच में कई उपवाक्य हैं, लेकिन इनको एक दूसरे पर आश्रित होने पर देश की दशा सुधारना बहुत कठिन होगा। ये क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है और ये सब ये क्या है पूरा प्रमुख उपवाक्य है। तो इनको जोड़ने के बीच में यहाँ पर देखिए आप क्या मिलेगा अर्ध विराम। ये थोड़ा कठिन नियम था लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे अर्ध विराम के बारे में, अर्ध विराम क्या होता है। तो अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों में अंतर समझिए क्या होता है, बड़ा उपयोगी होगा। अब हम अगले विराम चिन्ह की ओर चलते हैं।
जिसका नाम है योजक चिन्ह। यहाँ पर देखिए लगा है योजक चिन्ह। इसका हम अब देखते हैं इसके बारे में कि कहाँ कहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आगे देखते हैं, दूसरा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में देखिए, योजक चिन्ह का दूसरा नाम होता है संबंध चिन्ह। संबंध का मतलब होता है कि जहां पर संबंध बताए, देखिए दो संबंधों को व्यक्त करता है, इसलिए संबंध चिन्ह कहते हैं। सामासिक चिन्ह पदों को जोड़ देता है, इसलिए इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। कि जैसे कि संज्ञा दो पद होते हैं तो उन दोनों को के बीच में जो योजक चिन्ह मतलब कि योजक अव्यय होता है, कि दो पदों को जो जोड़ने वाले होते हैं उनको हटा करके उनके स्थान पर उस चिन्ह को लगा दिया जाता है जो ये व्यक्त करता है, और इसलिए इसका नाम सामासिक पद मतलब छोटा कर देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम सामासिक पद भी है। परिभाषा क्या है कि योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक, योजक चिन्ह पदों को भी जोड़ता है, लेकिन सामासिक चिन्ह जब इसका नाम होता है तो ये शब्दों को ही जोड़ता है। दो शब्दों को जब जोड़ेगा तो एक पद बनाएगा, और जब वो पद बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, सामासिक पद हो जाएगा। वह एक पद बन जाएगा। तो दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है। जो हमने कहा वही बात यहाँ लिखी है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये इसकी परिभाषा है। देखिए, परिभाषा लिखने का तात्पर्य भी होता है। यदि परिभाषाएं आपसे पूछ ली जाए तो आप में भ्रम भी हो सकता है कि क्या होगी इसकी परिभाषा, तो इसके परिभाषा को भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब तो प्रश्न की जो स्तर होता है वो परिभाषाओं से भी बनने लगे हैं, इसलिए योजक चिन्ह को समझना चाहिए कि योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अलग करने मतलब कि दोनों अलग अलग अस्तित्व वाले होते हैं। ध्यान रहे कि योजक चिन्ह से बनने वाले शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ये तो साधारण नियम है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी योजक चिन्ह युक्त सामासिक पद केवल द्वंद्व समास के ही हो, ऐसा उचित नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो प्रयोग जहाँ हेडिंग है कि प्रयोग, देखिए इसके पूर्व हम देखते हैं कि इसकी क्या पहचान है। तो इस इतिहास मतलब कि भाषा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है कि अल्प विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। भाषा में योजक चिन्ह का प्रयोग सबसे ज्यादा, देखिए भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला चिन्ह कौन सा होता है, तो अल्प विराम होता है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह अल्प विराम होता है। अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक, तो संस्कृत में और भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी के विद्वानों ने भी, बहुत सारे विद्वानों ने योजक चिन्ह के बारे में उसका विवरण देने में बहुत सावधानी बरती है। उन्होंने कहा कि आजकल भाषा में योजक चिन्हों का प्रयोग बिना सोचे समझे किया जा रहा है, इसलिए इसके बारे में विचार करना थोड़ा कठिन होगा। इसके बारे में बहुत कम विद्वानों ने ही विचार किया है। देखिए, तो संस्कृत में इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सामासिक प्रक्रिया का, अर्थात संस्कृत भाषा में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। उसके स्थान पर किसका, सामासिक प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे सामासिक चिन्ह। अब संबंध चिन्ह क्या है, अभी हम यहाँ समझेंगे कि संबंध चिन्ह क्या है। उससे संबंधित होता है, उससे संबंध रखता है किसी दूसरे पद से, इसलिए इसे संबंध चिन्ह भी कहता है। कहा जाता है योजक चिन्ह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो पदों या शब्दों को जोड़ता है, इसलिए इसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है। देखिए क्या है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, शब्दार्थ को चमकाने। शब्द का अर्थ यदि अच्छे से प्रकट करना हो, अच्छे से बताना हो, उसको चमकाना हो, तभी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, और क्या है कि वर्तनी स्पष्ट करने के लिए, अगर आप किसी वर्तनी
जो आप बोले हैं, लिखे हैं, उसको स्पष्ट मतलब कि जो आप बोल चुके हैं दूसरों तक वो अच्छे से उसको समझा जा सके, इसको प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह को लगा देते हैं, तब आसानी से समझने योग्य हो जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे लिखा है कुशासन, अगर इसका अर्थ देखा जाए कुशासन, कुशासन कु उपसर्ग लगा है तो इससे अर्थ उत्पन्न होता है कि बुरा शासन। लिखा है कुशासन तो कु मतलब बुरा, शासन मतलब शासन, कि जिसका शासन बुरा हो वो। लेकिन आज यही अर्थ प्रचलित है और इसी का यही सत्य है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कुशासन का अर्थ क्या होता है, तो इसका प्रयोग भी, ये विशेषण है, तो इसका जब हम किसी वाक्य में या किसी वर्णन में इसका प्रयोग करेंगे तो किसी व्यक्ति के विशेषण के रूप में ही प्रस्तुत करेंगे। कुशासन मतलब कि राजा का जो शासन था वो अच्छा नहीं था, जिसका शासन जैसा होगा उसका वैसा वर्णन करेंगे तो कुशासन होता था। लेकिन यही विपरीत अर्थ देखिए, कुशासन में कुश और आसन मिलाएंगे तो कुश से बना आसन। जहाँ पर बुरे शासन का वर्णन करना हो वहाँ तो कुशासन अर्थ प्रकट होता है, और जहाँ क्या है देखिए कुश, तो ये अर्थ आपको प्रयोग करना चाहिए, ठीक। और कुशासन का अर्थ तो कुश से बना हुआ आसन, जैसे कि यहाँ पर कुशासन बिछाइए मतलब कुश से बना हुआ आसन बिछाइए। और जैसे कहें कि कुशासन, कुशासन मतलब कि बुरा शासन, तो ये क्या है, अर्थ को चमकाया गया और वर्तनी को स्पष्ट किया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करने एवं वर्तनी को स्पष्ट करने और अर्थ को चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है योजक चिन्ह। तो कई प्रश्न यहाँ तक बन चुके होंगे, ठीक। जैसे उपमा आता है, उप मतलब दूसरी या गौड़, ठीक। उपसर्ग है, उप का मतलब गौड़, तो यही अर्थ होगा उपमाता, सौतेली माता। लेकिन जहाँ उपमा देने वाली या उपमा देने योग्य माता का प्रयोग करेंगे कि वह उपमाता है, ठीक, मतलब कि ये उपमेय है जिसके उपमा दी जा सकती है, तो दोनों अर्थ यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ उपमाता करने के लिए सौतेली माता, तो उप और माता इस शब्द को भी प्रयोग कर सकते हैं वर्तनी को स्पष्ट करने के लिए। फिर है भूतत्व, जैसे भूतत्व लिखे तो भूत का तत्व, देखिए भूत क्या है, एक भाववाचक संज्ञा रूप है। भूत मतलब कि बीता हुआ या जिसके अंदर मरे हुए विचार का भाव हो वो भूत तत्व होगा। या फिर कहें कि भूत बीते हुए या भावनाओं के नष्ट हो जाने का, तो भूत तत्व जो पहले बहुत प्राचीन समय से विद्यमान है जो तत्व, वो भूत तत्व कहलाता है। तो भूत से क्या है, भाववाचक, और है भूतत्व, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी या भूमि से संबंधित तत्व, तो इसका अर्थ यहाँ ये हो जाएगा, इसका अर्थ यह स्पष्ट हो सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए विद्वानों ने यहाँ पर कुछ नियम दिए हैं कि योजक चिन्ह के क्या क्या नियम हो सकते हैं, क्योंकि आज योजक चिन्ह का प्रयोग समझे जाने बिना जहाँ मन आया वहाँ लगा दिए जाते हैं, इसलिए इसमें सावधानी बरतना आवश्यक है। हिंदी के वैयाकरणों ने इस विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए बड़ी सावधानी बरती है, जहाँ तक हो सके कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ उपयोगी हो वहीं करना चाहिए। और क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए उपयोगी नियम में जैसे कि कुछ पद, शब्द, अव्यय इत्यादि होते हैं और बार बार आते हैं, या दोनों पद स्वतंत्र होते हैं, एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, या फिर क्या कहेंगे निरर्थक पद आते हैं, सार्थक निरर्थक होते हैं, ये सब साथ में आते हैं। तो इन दोनों को समासिक पद बनाने के लिए वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या फिर जहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय लुप्त हुए होते हैं। ये सब उपयोगी नियम है, यहाँ पर लगाना आवश्यक होता है। जैसे देखिए कुछ उपयोगी नियम में जैसे कि दोनों पद खंड प्रधान होता है, कि जब दोनों पद खंड प्रधान हो और
ये क्या है, और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में जैसे और, एवं, तथा इत्यादि होते हैं, ये सब लुप्त हो, अनुक्त हो, मतलब कि वहां उपस्थित ना हो, तब उसके स्थान पर, मतलब और के या समुच्चय बोधक अव्यय के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। जैसे घर द्वार, तो यहाँ जो ये योजक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, इसको जब हम विस्तार रूप से लिखेंगे तो कहेंगे घर और द्वार। दाल रोटी, दाल और रोटी, या दाल फिर रोटी इत्यादि। दिन रात, दिन और रात, या दिन या रात। सीता राम, सीता और राम। देखिए विपरीत मतलब विलोम शब्द हो, एक दूसरे के विपरीत हो। एकार्थक बोधक मतलब एक ही अर्थ का बोध कराने वाले दो शब्द आ जाए। युगल विशेषण, दो विशेषण पद आ जाए। एक सार्थक निरर्थक पद आ जाए। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जो दोनों को जब जोड़ने का काम करेगा तो वो योजक चिन्ह होता है। जैसे कहें ऊपर नीचे, ये विपरीत हो गया, ऊपर और या नीचे, या ऊपर और नीचे। चमक दमक, देखिए दमक का मतलब चमकना, चमक का मतलब चमकना, ये क्या है, एकार्थ बोधक है, चमक दमक। ठीक, जैसे साग सब्जी, दोनों एक ही अर्थ होता है, तो साग सब्जी आदि, चमक दमक आदि। तो यहाँ पर क्या है, इसको ये जो योजक है यहाँ आदि का प्रयोग होता है, चमक दमक आदि। चमक और दमक, लाल पीला, ये दोनों क्या है, युगल है, विशेषण, विशेषण का जोड़ा है। जैसे लाल घर, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, तो दोनों तो विशेषण हुए ना, लाल और पीला। उल्टा पुल्टा, ये सार्थक हुआ उल्टा, लेकिन पुल्टा क्या है, तो सार्थक और निरर्थक हो गया। रोटी वोटी, ये भी सार्थक और निरर्थक है। आप समझ गए होंगे कि इनका प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, अर्थ चमकेगा नहीं, वर्तनी स्पष्ट नहीं होगी। फिर आगे देखते हैं कि शुद्ध संयुक्त क्रिया का जोड़ा हो। यदि संयुक्त क्रिया होती है, जैसे संयुक्त क्रिया क्या होती है, जैसे उसमें पढ़ है, पढ़ धातु है, तो वो मूल धातु हो गई। ठीक, उसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं, पढ़ना, तो पढ़, जब ना जुड़ गया तो वो संयुक्त क्रिया बन गई। लिख और ना, लिखना, तो शुद्ध संयुक्त क्रिया का जोड़ा होगा। जैसे पढ़ना लिखना, तो पढ़ना और लिखना। ठीक, उठना गिरना, उठना और गिरना। संज्ञा पुनरावृत्ति, कोई एक संज्ञा है वो दो बार आएगी तो उसके बीच में योजक चिन्ह आवश्यक होता है लगाना। जैसे कहें एक गली, ये संज्ञा है, एक गली, तो कहेंगे गली गली, मतलब कि अव्ययी भाव समूह, प्रत्येक गली। नगर नगर, अब क्या है, मूल धातु प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे कि मूल धातु है फैलना, ठीक, और उसके साथ प्रेरणार्थक क्रिया हो, फैल से फैलना, फैल, ठीक, फैलना, तो फैल, फैलना, फैलाना, पीना, पिलाना। और क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण, जैसे दो निश्चित संख्यावाची हैं और चार, दोनों साथ में आएंगे तो दो चार लिखते हैं, तो दो और चार, ठीक, और 10 और 20, तो 10 20, दो और चार, तो इनके बीच में इसका प्रयोग योजक चिन्ह का करना आवश्यक होता है। देखिए एक है परिणामवाचक और रीतिवाचक। जब आप पढ़ेंगे ये परिणामवाचक और रीतिवाचक क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं। इनमें प्रयुक्त दो अव्यय होंगे, जैसे ही आया, से आया, का आया, ना आया। जब इन अव्ययों के बीच में इनमें हो और इनमें प्रयुक्त ये अव्यय आए तब इनके बीच में योजक चिन्ह का होता है। जैसे कहें कि परिणामवाचक है ना, बहुत बहुत, ठीक, थोड़ा थोड़ा, परिणाम है, बहुत बहुत परिणाम, परिमाण, बहुत बहुत, यहाँ परिणाम नहीं परिमाण होगा, ये ध्यान दीजिए, परिमाण, परिमाण मतलब नाप तोल। तो बहुत बहुत, थोड़ा थोड़ा, अब धीरे धीरे क्या है, ये भी परिमाण है। जल्दी जल्दी रीतिवाचक है, धीरे धीरे रीतिवाचक है। आप से आप, अब इसमें लगाएंगे सर्वनाम के साथ, जैसे आप से आप, तो यहाँ से के बीच में आप ही आप, तो यहाँ ही है, ही आया है, यहाँ से आया है। ज्यों का त्यों, तो यहाँ लगेगा किसी ना किसी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, इसे आप ध्यान में रखें।
और भी नियम हम देखते हैं आगे। देखिए जैसे और कहाँ प्रयोग होता है योजक चिन्ह का। एक नियम है कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में, अगला नियम है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो, ठीक, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो, उसमें सा और से, ठीक, ये सा है और से, इसका जब प्रयोग करते हैं तो मतलब कि इसको जोड़ा जाता है, जोड़ने पर फिर लगता है योजक चिन्ह का। जैसे नियम है, देखिए जैसे उदाहरण में क्या है, बहुत सी बातें, क्या है, बहुत सी बातें, और कम से कम, और जैसे बहुत से लोग, बहुत से लोग, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, तो से है, सा है, जैसे बहुत सा धन, बहुत सा धन, तो इनका जब वर्णन करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा। और जैसे गुणवाची विशेषण में सा लगाएंगे, ये सा है ना, तो इसका गुणवाची विशेषण में लगाएंगे फिर भी आएगा। जैसे बड़ा सा पेड़, गुणवाची विशेषण, देखिए बड़ा सा पेड़, पेड़ की विशेषता क्या है, बड़ा, तो गुणवाची विशेषण हुआ, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। और ठिगना सा आदमी, ठिगना सा आदमी, तो सा और सी या से, इनका ध्यान रखना है, इनके लगाने पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि जिस पद का मतलब कि जिस पद का क्या नियम है, जिस पद का विशेषण, ठीक, विशेषण नहीं बनता हो, ना बनता हो, वहां योजक चिन्ह लगाकर, वहां योजक चिन्ह लगता है या लगाया जाता है। और जिनका बनता है विशेषण पद, बन जाएगा, वहां नहीं लगेगा, इसको ध्यान देंगे। जैसे कह दें, जैसे लिखा है कि भाषा संबंधी वार्ता, भाषा संबंधी वार्ता, तो ये रूप अशुद्ध होगा, क्योंकि भाषा संबंधी जब बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा विशेषण, इसका बन जाएगा भाषाई, क्या बनेगा, भाषाई या भाषिक, क्या बनेगा, भाषिक, मतलब कि भाषा संबंधी। और क्या बन जाएगा, भाषागत, ठीक, भाषागत, तो इनमें प्लस करके क्या, चर्चा या वार्ता आप जोड़ सकते हैं, तो क्या बनेगा, भाषाई चर्चा या भाषाई वार्ता या भाषिक चर्चा, भाषिक वार्ता या भाषागत वार्ता। और जैसे कि पृथ्वी संबंधी है, ऐसे बहुत सारे संबंधी जहां जुड़ेगा, जैसे कहें पृथ्वी संबंधी, तो ये भी अशुद्ध होगा। पृथ्वी से संबंधित जो होगा, जैसे पृथ्वी संबंधी तत्व, ठीक, तो ये भी अशुद्ध होगा। पृथ्वी संबंधी, इसका क्या बनेगा, इसका विशेषण बन जाएगा, पृथ्वी से जो संबंधित होता है इसको क्या कहते हैं, पार्थिव तत्व, तब क्या कहेंगे, पार्थिव तत्व। यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अब योजक चिन्ह का प्रयोग होगा कहाँ, जिसका विशेषण प्रचलन में ना हो, जैसे जिसका विशेषण प्रचलन में, जिस शब्द का विशेषण प्रचलन में ना हो, जैसे कह दें कि विद्यालय संबंधी वार्ता, यहाँ पर लगाना पड़ेगा विद्यालय संबंधी वार्ता, ठीक।
और जैसे कह दें सीता संबंधी वार्ता, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब एवं नियम क्या है, ये तो उपयोगी नियम थे कि यहाँ लगाना आवश्यक है। कुछ अनुपयोगी नियम होता है, जैसे अनुपयोगी नियम में क्या है कि जो संबंध कारक होता है कि वहाँ पर, और जैसे विशेषण हो गया वहाँ पर सोच समझकर ही योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। ये तो आपके व्यवहार से संबंधित है। परीक्षा उपयोगी जो था उसे हम पढ़ चुके हैं। जैसे है कि लिखा हमने शब्द सागर, तो यहाँ तो लगेगा ठीक, लेकिन कह दिए गंगा जल, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ के हम क्या है, गंगा जल ही लिखेंगे, गंगा जल नहीं लिखेंगे। अब जैसे उपसर्ग हो गया कि उपनिरीक्षक, तो ये गलत हो गया। उपसर्ग कभी अलग नहीं होता है, उपनिरीक्षक। अभी जैसे हमने कहा उपमाता था, तो उपमाता का रूप यही शुद्ध होगा। अगर उसको स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो लगा सकते हैं, लेकिन वह अशुद्ध माना जाएगा। तो उपसर्ग कभी अलग नहीं होता है। अंग्रेजी में ये जो उपसर्ग लगा है या निरीक्षक होगा वो अलग करके ही लिखा जाएगा। जैसे लिखा गया चौपाया, जब इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो चौ अलग लिखा जाएगा, मतलब कि 4, और उसका पाया का अलग लिखा जाएगा। लेकिन हिंदी में क्या है, मिलकर ही रहता है, इसलिए यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। तो ये योजक चिन्ह से संबंधित बात थी। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम आगे की वीडियो में बचे हुए विराम चिन्ह को पढ़ेंगे, और जैसे ही विराम चिन्ह का पाठ समाप्त होगा हम एक टेस्ट अवश्य करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।